हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्सवेल बैच। तो मैक्सवेल बैच में हमारा प्रीवियस लेक्चर्स में चल रहा था पीवाईक्यू। इसमें भी पूरा मैक्सवेल बैच में पूरा यही चलेगा, पीवाईक्यू चलेगा नीट का टिल द नीट एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस स्लाइड्स में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और आज के स्लाइड में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 ये है, ये 2019 नीट वाले एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is capital F. ठीक है। If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ये है, यहाँ पर दो चार्जेस गिवन है। ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये मान लीजिए पॉइंट बी है। पॉइंट ए का जो चार्ज है ये प्लस क्यू दिया है, पॉइंट बी का जो चार्ज है ये माइनस क्यू गिवन है और बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल आर दिया है, ये दिया है। अब अगर हम चार्ज ए से 25% चार्ज ट्रांसफर कर दे चार्ज बी पर, तो उस कंडीशन में कितना फोर्स लगेगा, और इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है, वो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए, तो बाई कूलम्ब्स लॉ इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस कंडीशन में एफ इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q minus q by r square, that will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे माइनस लगा दो, q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब अगले केस में कह रहा है 25% चार्ज इसका ट्रांसफर कर देंगे, तो हम इसको अगर डायग्राम से समझा दे थोड़ा। और हाँ, बीच का सेपरेशन जो है आर ही है, वो कांस्टेंट रहेगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए का जो चार्ज 25% ट्रांसफर हो गया, तो इसका जो चार्ज हो जाएगा ये q माइनस 25 का मतलब q/4 ये हो गया। इनको मान लीजिए चार्ज q1 है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में हो जाएगा माइनस q और इस पर प्लस q/4, 25% ऐड हो जाएगा इस पर। इनको चार्ज मान लेंगे चार्ज q2 है। क्यों? क्योंकि 25% इससे घटा है और 25% इससे बढ़ जाएगा। 25% का मतलब q/4 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम q1 q2 को अगर अलग से निकाल दें तो हमारा रिजल्ट आएगा, देखिए q1 इज इक्वल टू आएगा q माइनस q/4, तो ये आएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 q/4 आ जाएगा। एंड q2 इज इक्वल टू अगर सॉल्व कर लें तो माइनस q प्लस q/4, तो इसको सॉल्व करेंगे -4 और 1 आएगा -3 q/4, ये आएगा। तो देन अब इस कंडीशन में इन सेकंड केस बाई कूलम्ब्स लॉ एफ डैश इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ q1 q2 की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, तो रिजल्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 की वैल्यू आई है 3q/4 और इंटू q2 की वैल्यू आई है -3 q/4 और अपान में r स्क्वायर, ये होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं। एफ डैश इज इक्वल टू मिलेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस आगे कर ले रहे हैं, और 3 जा 9 q स्क्वायर बाई ये होगा 16 और ये होगा r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बना लेंगे इनको सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये सेकंड ये दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो देन बाई इक्वेशन सेकंड बाई सेकंड फर्स्ट, तो सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे तो आएगा एफ डैश बाई एफ इज इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू ये पूरी रखेंगे, ये पूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, अगर हम पूरा लिख दें -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 q स्क्वायर बाई 16 r स्क्वायर अपान में। अब f की वैल्यू ये रखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर जो जो टर्म कैंसिल होंगे कैंसिल कर देंगे, ये पूरा कैंसिल होगा, q स्क्वायर बाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 9/16 बचेगा। दैट मीन्स f डैश इज इक्वल टू हो जाएगा f इंटू 9/16। तो स्टूडेंट्स यही इस पर फोर्स लगेगा, नेट फोर्स इस कंडीशन में। ये कौन सा ऑप्शन को मैच कर रहा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको लिख सकते हैं 9f/16 में इनको लिखा जा सकता है। तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इनको सॉल्व करने के लिए इसके रेज करते हैं, फिर देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन 2013 में नीट के एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू पिथ balls carrying equal charges are suspended from a common point by a string of equal length। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है दो पिथ बॉल हैं जिनका चार्ज सेम है, इक्वल चार्ज मान लेते हैं, दोनों का चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू और प्लस क्यू सेम चार्ज, लाइक चार्जेस हैं, और ये कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है बाई इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये भी एल है और ये भी लेंथ एल है स्ट्रिंग का, धागे का। तो द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। तो इस कंडीशन में इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो आर है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ द हाइट। अब करा अगली केस में अगर इसी स्ट्रिंग को हाफ हाइट पे क्लैम्प्ड कर दिया जाए, मतलब बांध दिया जाए यहाँ से हाफ पर, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया है वाई। अब करा इनके रिजिड सरफेस से इनके मिड पॉइंट y/2 पर हम इनको क्लैम्प कर दे रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में इनका जो लेंथ हो जाएगा l/, जो भी होगा इनका सेपरेशन जो l था, तो ये समथिंग l/2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कह रहा इनके बीच का जो सेपरेशन है वो r' हो जा रहा है। अब कह रहा ठीक है r', देन द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम। तो इस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों चार्ज आ जाएंगे तो इनके बीच का सेपरेशन r' हो जा रहा है। अब ये r' कितना इक्वल होगा इन टर्म ऑफ स्मॉल r। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से करेंगे, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, पिथ बॉल है, हम इनको डायग्राम को पहले बना के सॉल्व करेंगे, नहीं तो सॉल्व करना मुश्किल होगा। ये एक रिजिड सरफेस है और ये मान लीजिए इनका नॉर्मल है। यहाँ से दो लाइट स्ट्रिंग से, जिनकी लेंथ एल है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, और इनसे क्या किया गया है, पिथ बॉल को सस्पेंड किया गया है, पिथ बॉल, और दोनों का चार्ज जो है सेम है, मान लीजिए प्लस क्यू है और इसको भी मान लेंगे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब है तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल आर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस है तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, और रिपल्सन फोर्स अवे टू ईच अदर, इस पर जो लगेगा ये होगा F इस तरफ में आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस चार्ज की वजह से जो इस पर अप्लाइड होगा रिपल्सन वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये F इस तरफ लगेगा। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग है, धागा है, इस पर भी एक टेंशन फोर्स अप्लाइड होगा, और इनका जो वेट होगा mg, ये वेट सस्पेंड होगा नीचे की तरफ, इनका भी वेट सस्पेंड होगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड mg। अब स्टूडेंट जो यहाँ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स अप्लाइड होगा, ये टेंशन फोर्स, ये होगा टेंशन फोर्स T। अब इसी टेंशन फोर्स T को हम रिजॉल्व कर लेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ में एंगल बना रही है थीटा, और ये भी बनाएगी सेम एंगल थीटा बनाएगी। तो अब जब हम टेंशन फोर्स T को रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पर, तो ये होगा इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होगा इनका वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बना लेगा, वो बना लेगा T cos ऑफ थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएगा ये वाला, ये कंपोनेंट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये बनाएगा T sin ऑफ थीटा बनाएगा हॉरिजॉन्टल का। सेम यहाँ भी होगा भाई, इस पर टेंशन फोर्स ये लगेगा, इसका जो अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये होगा T cos ऑफ थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल है, वो डायग्राम थोड़ा इधर चला गया है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला होगा, ये होगा T sin ऑफ थीटा होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम एक पिथ बॉल को देखें, इनको ऑब्जर्व करें, तो इस पर जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय कूलम्ब्स लॉ, इस फोर्स को T sin थीटा बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम में हिला रहा है, और इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है T cos थीटा, ये इनके वेट mg को बैलेंस कर रहा है, जिससे वो इक्विलिब्रियम में है। तो यही इनका डायग्राम हो गया फर्स्ट केस का। तो फर्स्ट केस में हम इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू होगा T sin ऑफ थीटा, इनको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकंड केस में हो जाएगा ये mg इज इक्वल टू हो जाएगा, mg इज इक्वल टू T cos ऑफ थीटा, क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड हो गया, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, सेकंड नहीं फर्स्ट बाई सेकंड, तो फर्स्ट बाई सेकंड डिवाइड कर देंगे, तो आएगा T sin थीटा, इनको इस तरफ लिख रहे हैं, अपान T cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो आएगा F अपान में mg, T कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू F बाई mg आ गया।
अब यहाँ F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब अगर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो F की वैल्यू रख दो यहाँ पर। F की वैल्यू होगी 1/4 पाई सेलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपन में mg। ये होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ टेन थीटा देखिए, टेन थीटा की वैल्यू भी हम ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं, कितना आएगा। तो ट्रायंगल में अगर हम टेन थीटा निकालें तो हम जानते हैं आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल के लिए हाँ, ये पूरा जो सेपरेशन है वो r है, r है, तो यहां से यहां तक का जो सेपरेशन होगा वो r/2 हो जाएगा, ठीक है, r/2 हो जाएगा। तो ये होगा, अगर ये थीटा हम इसको मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा हाफ यहां तक का, और ये काम करेगा इसका बेस का, तो ये होगा r/2 अपान में y हो जाएगा tan थीटा। अब ये वैल्यू इसमें जब फिट करेंगे हम तो रिजल्ट आएगा कितना, r/2 अपान में y इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और अपान में mg आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन्हीं को हम मान लेंगे कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। ये पहला केस हमारा यहाँ तक का हो गया। अब सेकंड केस में जब ये कह रहा है ना, इनको मिड पॉइंट पर क्लैम्प्ड कर दिया जा रहा है, दोनों स्ट्रिंग को क्लैम्प्ड कर दिया रहा है, इस कंडीशन में इनका जो इक्विलिब्रियम का जो सेपरेशन है वो r' हो जा रहा है, r'। तो इस कंडीशन को भी अगर हम इसी फॉर्मूला इसी फिगर से इनको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी सेम वही बनेगा। इसका जो वेट होगा mg, वो डाउनवर्ड होगा, वेट वही रहेगा जो पहले था वही, क्योंकि वही पिथ बॉल है। ये टेंशन t हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और हाँ यहाँ पर जो एंगल होगा इनका चेंज हो जाएगा, ये होगा थीटा डैश हो जाएगा, एंगल जो होगा वो थीटा डैश हो जाएगा। तो ये थीटा डैश है तो ये एंगल भी थीटा डैश हो जाएगा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा t cos ऑफ थीटा डैश, ये हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा t sin थीटा डैश हो जाएगा। और इनमें जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला वो इस तरफ लगेगा, F लगेगा। इसको भी देख लीजिए, इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट t cos ऑफ थीटा डैश, ठीक है, ये होगा इनका mg। तो इनके लिए देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे सेम वही रिजल्ट हम आएंगे, t cos थीटा डैश mg को बैलेंस करेगा, और f जो है यहाँ t sin थीटा डैश को बैलेंस करेगा। तो अगर हम इनको इसी तरीके से सिमिलरली हम मान ले तो आ जाएगा r'/2 बाई y, तो इनका हाँ y, यहाँ पर इनका जो y है y/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हाफ हो जा रहा है। अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें तो यहाँ थीटा डैश है, ठीक है, कि y/2 हो जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है ये r'/2 हो जाएगा, r'/2 हो जाएगा। तो ये होगा y की जगह होगा y/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये सेम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज वही है तो क्यू स्क्वायर बाई सवाल है आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा r' का स्क्वायर बाई mg, मास वही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे बाई इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा देखते हैं। ये मिलेगा r'/2 अपान ये r'/2 अपान ये था y/2, ठीक है, होल अपान इनका करेंगे फर्स्ट का r/2 अपान y, ये मिलेगा इनका, इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए ये आएगा, पहले तो ये कॉमन कैंसिल कर दो, यहीं पर कैंसिल कर दें, फालतू में पेज खराब होगा। तो होगा क्यू स्क्वायर बाई r' स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर यहीं कैंसिल कर दे रहे हैं, और यहाँ पर कैंसिल होगा y कैंसिल होगा। अब बाकी देखते हैं आगे, तो r'/2 और r'/2 और ये बाई 2 था तो होगा 4 r'/4, और n2 में ये अपान r/2 था तो 2/r हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ होगा 1/r स्क्वायर अपान में r' का स्क्वायर। यहाँ पर कैंसिल किया क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, ठीक है। तो बचेगा क्या रिजल्ट, r'/2r इज इक्वल टू यहाँ बचेगा r स्क्वायर बाई r' का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा r' का क्यूब हो जाएगा, यहाँ 2 into r क्यूब हो जाएगा, ये आएगा स्टूडेंट्स। अब हमें इसी r' को फाइंड करना है। r' यहाँ पर हमारा था सेपरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो कंडीशन थी तब जब हम इसको हाफ डिस्टेंस पर क्लैंप कर दे रहे थे। तो r' इज इक्वल टू आएगा
क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2r क्यूब। r क्यूब का क्यूब रूट आएगा r, तो r डैश, ये डैश लिख रहे हैं कहाँ जा रहा है यार, r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r क्यूब रूट ऑफ 2। ये स्टूडेंट यहाँ पर आएगा। तो इनका आंसर क्या निकल के आ रहा है, एक मिनट, r डैश इज इक्वल टू, एक मिनट कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम, यहाँ देख लीजिए एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये होगा ठीक है। इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत हो गई, हम देखते हैं इनको कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ ये 2 को हम यही कैंसिल कर सकते हैं, तो आएगा r डैश बाई वाई, r डैश बाई 2, r डैश बाई वाई, ठीक है, वाई वाई कैंसिल हो गया था, तो r डैश बाई, ये बच रहा r, ये 2 ऊपर जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा r स्क्वायर बाई r डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो आएगा r डैश का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर, दैट मीन्स r क्यूब हो जाएगा, और ये 2 अपान में आएगा 2 यहाँ हो जाएगा। तो अब हम r डैश इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो आएगा क्यूब रूट ऑफ r क्यूब बाई 2, r क्यूब का क्यूब रूट होएगा r डैश इज इक्वल टू r क्यूब का क्यूब रूट r हो जाएगा, और 2 का रह जाएगा, दैट मीन्स अपान में क्यूब रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स यही इनका आंसर होगा। r डैश यहाँ पर वही है, क्या नाम है, डिस्टेंस अब सेपरेट, ये डिस्टेंस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है इन दोनों चार्ज के बीच में, जो पिथ बॉल यहाँ पर लिया गया था। तो अब इनका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इनमें मैच करता है, तो r बाई रूट क्यूब रूट 2, ये इनका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए मेन कॉन्सेप्ट इनका यहाँ पर छुपा हुआ था, इसी कॉन्सेप्ट से इनको सॉल्व किया गया है। अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर सही अप्लाई कर दोगे तो ये क्वेश्चन आपका सिंपली आसानी से सॉल्व हो जाएगा और रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ये एग्जाम में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। ये भी क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, देखते हैं क्वेश्चन में 13 क्या है। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2 क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू 0। इनका कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब चार्ज प्लस क्यू माइनस 2 क्यू एंड प्लस क्यू, इन तीनों का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया है, तीनों कोऑर्डिनेट इस तरह से प्लेस्ड हैं, एंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। मतलब अब इन तीनों चार्ज की वजह से जो डाइपोल बन रहा है, उन डाइपोल का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस हम बनाते हैं, यहाँ पर तीनों का किस तरह से एस्टेब्लिश करते हैं चार्ज, तीनों चार्ज को। तो हम यहाँ बना रहे हैं, ये मान लीजिए हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई हो गया, और ये हो गया जेड एक्सिस हो गया, ये हो गया ओरिजिन पॉइंट हमारा ओ हो गया। अब चार्ज प्लस क्यू का जो कोऑर्डिनेट है 0 a 0, तो ये वाई एक्सिस पर मान लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर लोकेटेड है, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 a 0, तो यहाँ पर हो गया चार्ज हमारा प्लस क्यू, यहाँ हो गया, इसका कोऑर्डिनेट होगा ही 0 a और 0, ये होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a कंसीडर कर लेंगे, ये डिस्टेंस होगा ये। अब अगला जो चार्ज प्लस 2 क्यू है, प्लस 2 क्यू कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, प्लस 2 क्यू चार्ज का कोऑर्डिनेट है 0 0 0, दैट मींस ओरिजिन पॉइंट पर यहाँ पर लोकेटेड है, तो हो गया हमारा प्लस 2 क्यू। नहीं, ये चार्ज माइनस 2 क्यू है, माइनस 2 क्यू चार्ज यहाँ आ गया ओरिजिन पॉइंट पर। अगला चार्ज प्लस क्यू, इनका कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू a y 0 z 0, दैट मींस ये x एक्सिस पर ये यहाँ पर लोकेटेड है, ये हो गया प्लस q, और इनका भी डिस्टेंस जो है वो स्मॉल a है। तो अब इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 2 डाइपोल बन रहे हैं। अगर हम इस चार्ज प्लस क्यू और इस चार्ज माइनस 2 क्यू अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर हम इनका केवल एक चार्ज ले लें माइनस क्यू, और इनका चार्ज ये माइनस क्यू, अगर हम दोनों को सेपरेट कर लें तो माइनस क्यू, तो हो गया। तो अब ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू मिला करके बना रहे हैं, एक डाइपोल बना रहे हैं, डाइपोल। तो हम इनको लिखेंगे माइनस 2 क्यू, हालांकि माइनस 2 क्यू लिखेंगे, माइनस 2 क्यू। तो इस डाइपोल की वजह से एक डाइपोल मोमेंट है,
वो डाइपोल मोमेंट P की जो डायरेक्शन होगी माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगी, तो ये होगा हमारा P1 वेक्टर P1 डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल माइनस टू क्यू और क्यू का। अब हमारा अगला जो है ये यहाँ पर देखिए चार्ज असेंबल जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनका भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, इनका डायरेक्शन होगा अलोंग टू एक्स एक्सिस, ये होगा मान लेंगे वेक्टर P2 वेक्टर P। वेक्टर P दोनों का सेम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर P एंड वेक्टर P, ठीक है। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर फाइंड करना है। अब नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इनको देखें, ये हमारा हो गया वेक्टर P एक्स एक्सिस पर हो गया और y पर हो गया वेक्टर P, ये हो गया, ये होगा ओरिजिन पॉइंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से समथिंग जाएगा, इस तरह से जाएगा, इनका होगा रिजल्टेंट वेक्टर P। अगर हम इनको P1 P2 मान लें तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर P। तो अब यहाँ P1 और P2 दोनों को हम वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर P इज इक्वल टू होगा Q इंटू 2L, सॉरी Q इंटू यहाँ पर 2L के बजाय हम A का यूज करेंगे क्योंकि सेपरेशन यहाँ स्टूडेंट A गिवन है दोनों चार्ज के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम P1 और P2 को अलग से हम डिफाइन कर लें तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम P1 इज इक्वल टू वेक्टर P1 इज इक्वल टू ये वाला, तो होगा Q, एक चार्ज Q हो गया, इनके बीच का सेपरेशन A हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A हो गया, और इनका जो डायरेक्शन होगा ये अलोंग टू किस तरफ होगा, अलोंग टू प्लस y एक्सिस में होगा। और वेक्टर P2 जो होगा, वेक्टर P2 होगा, इनका भी होगा चार्ज Q इंटू डिस्प्लेसमेंट A, और ये होगा अलोंग टू किस तरफ होगा, प्लस x एक्सिस में होगा। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट P1 P2 यहाँ लिख दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है, रिजल्टेंट ये होगा, और इनका बनेगा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ से अब ये जो रिजल्टेंट है ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाएगा इस कंडीशन में। हाँ, ये कंडीशन वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड में राइट एंगल पर होते हैं तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है 45 डिग्री पर जाता है हॉरिजॉन्टल से। तो अब हमें इस P का रिजल्टेंट निकालना होगा, तो यहाँ पर निकालेंगे ऐसा P, लिखेंगे ऐसा P इज इक्वल टू रूट ऑफ P1 स्क्वायर, ट्रायंगल के मेथड से कर लेंगे P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos ऑफ 90, ये कर लेंगे। यहाँ पर देखिए P1 P2 दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पर इनको हम पैलोग्राम के मेथड से भी इनको यूज कर दे रहे हैं, और हम यहाँ से इनको अगर हम इनको एक पैलोग्राम बना दें तो ये हमारा पैलोग्राम बन जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है यही वेक्टर P है, यहाँ से यहाँ तक का इस पॉइंट पर, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमें इसी P को फाइंड करना है, हमारा P नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए cos 90 की वैल्यू होगी 0, तो बचेगा P, दैट मीन्स P की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, P1 की वैल्यू Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस P2 की वैल्यू Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 0 का हो जाएगा रूट ऑफ, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2Q स्क्वायर A स्क्वायर का रूट हो जाएगा, दैट मीन्स Q A इंटू रूट ऑफ 2, तो P इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 2 इंटू Q इंटू A, ये हो गया। ये तो इनका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इनका डायरेक्शन होगा अलोंग टू किस तरफ में हो, ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं पॉइंट P, या कोई रैंडम पॉइंट मान ले रहे हैं, P ही मान ले रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा अलोंग टू OP की तरफ में होगा, तो अलोंग टू वेक्टर OP, ये हो गया। अब पॉइंट P, ठीक है, और इनका हाँ यहाँ पर इनका अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए, कोऑर्डिनेट क्या होगा, कहां से कहां तक, जैसे यहाँ पर सवाल में दिया है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में यहाँ पर पॉइंट भी दे दिया, किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ में, जैसे ये ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ या ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ। तो यहाँ इनका अगर हम देखें तो ये O टू P की तरफ में है, O का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0,0 है। अब P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x की यहाँ पर होगा कितना A, यहाँ से यहाँ तक y कितना होगा A, और z कितना होगा 0। तो अलोंग टू OP, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर अलोंग टू OP को लिख सकते हैं क्या नाम है, O 0,0,0 टू वो वाला A,0, तो इस तरफ में इनका ये डायरेक्शन होगा। तो लिख सकते हैं क्या नाम है, ज्वाइनिंग लाइन, ज्वाइनिंग पॉइंट को भी लिख सकते हैं। तो अब इनका रिजल्ट स्टूडेंट कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर A, तो यहाँ ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन PYQ का क्वेश्चन है, 2007 भी आया हुआ है। तो इसी स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे।
तो बस मेहनत से पढ़ाई कीजिए और हम आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, ये वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये प्लस लैम्डा होगी यहाँ पर, या लैम्डा गिवन, ठीक है, इज गिवन एज। तो ठीक है, यहाँ पर ये सेमी सर्कल दिया है, सेमी सर्कल दिया है, सेंटर ओ है, रेडियस ए है, और इनका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इनके सेंटर ओ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट इनको ये सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन एज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2000 में आया हुआ है, पीवाईक्यू है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, यहाँ पर एक सेमी सर्कल दिया है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। तो हम यहाँ इनको ड्रा कर लें, तो हम इसको थोड़ा घुमा के रोटेट करके बना रहे हैं। ये मान लेते हैं इस सेमी सर्कल है, ये हो गया, ये इनका सेंटर हो गया ओ। इसी पर हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है, सेमी सर्कल है, और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा इज इक्वल टू होगा, लैम्डा इज इक्वल टू दिया है क्यू बाई एल रहेगा, ये होगा, लैम्डा गिवन है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट ओ पर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनका जो रेडियस है वो गिवन है ए, रेडियस ए है तो ये भी रेडियस ए होगा। अब हम मान लेंगे किसी भी रैंडम पॉइंट से, मान लेते हैं किसी पॉइंट से इनका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम मान लेते हैं डी एल, और इस पर जो चार्ज के अमाउंट मान लेंगे, स्मॉलेस्ट चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस डी क्यू, हम इनको कंसीडर कर लेंगे। तो अब इसकी वजह से जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सपोज दैट हम इस तरह से मानते हैं, ये क्या नाम होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये मान लेते हैं वेक्टर ई हो गया, ये वेक्टर ई हो गया। अब वेक्टर ई को अगर हम दो वर्टिकल कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व कर लें तो ये हमारा आएगा इस तरह से, और ये मान लेंगे ये एंगल वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है कोई, ये एंगल मान लेंगे थीटा एंगल बना रहा है, ये और इनका सेंटर ओ है, तो ये थीटा एंगल है, तो ये इनका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई कॉस ऑफ थीटा, और इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पर हो जाएगा ई साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हम इस तरफ से भी कोई भी पॉइंट हम रैंडमली ले लें तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर ई इस तरफ जाएगा, और इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, मान लेंगे सेम इनका सेम पॉइंट है और सेम एंगल है, ये भी मान लेते हैं एंगल पर्टिकुलर एंगल थीटा है, तो इनका ये कंपोनेंट भी होगा कितना ई कॉस ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन ऑफ थीटा, ये बनेगा। तो दैट मीन्स अब इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ई साइन थीटा और ई साइन थीटा देखिए इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हाँ, ये तब होगा जब ये दोनों पॉइंट क्या रहेंगे, सेम, ये हम इनको कह सकते हैं दोनों सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट का मतलब होगा कि हाँ सिमेट्रिकल पॉइंट है, सिमेट्रिकल, यहाँ पर दोनों सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट का सिमेट्रिकल पॉइंट होगा क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो इस कंडीशन में इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो इनका वर्टिकल कंपोनेंट यही होगा, यही इनको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। अब स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने डीएल यहाँ कंसिडर कर लिया है, तो हम मान लेंगे तो डीएल की वजह से पॉइंट ओ पर एक इन्फिनिटली स्मॉल एंगल यहाँ मान लेंगे थीटा बना रहा है, ये एंगल मान लेंगे इसको रेज, ये एंगल बना रहा है थीटा, इन्फिनिटली स्मॉल एंगल डी थीटा मान लेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए वो रहा होगा, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटली स्मॉल एंगल डी थीटा है तो वहां से भी हमें एक रिलेशन हमें निकालना होगा, ठीक है, ये हमारा इनका पॉइंट ओ है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ओ पर जो ई की वैल्यू यहाँ पर ई इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई कूलम्स ला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज यहाँ डी क्यू है, डिस्टेंस यहाँ ए स्क्वायर है, डिस्टेंस ए है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ हम बना देंगे। जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट पर मान लीजिए पॉइंट कोई पी है, पॉइंट पी पर इनफिनिटली स्मॉल चार्ज डी क्यू हमने कंसिडर कर लिया, तो इस चार्ज इनफिनिटली स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ई की वैल्यू है बाई कूलम हमने लिख दिया है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, रेडियस ही तो होगा, तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया, ठीक है। अब पॉइंट ओ पर जब हम नेट निकालेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर आएगा ई नेट इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा बनेगा रिजल्ट। तो हम यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है
हमें उनका क्या कर लेना होगा, इंटीग्रेशन कर लेना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस ऑफ थीटा, लिमिट लगा देंगे -π/2 टू +π/2, ये लिमिट लगा देंगे तो ये हमारा आएगा ई नेट इज इक्वल टू, हमको मिल जाएगा। अब सवाल है ई, कैपिटल ई की वैल्यू ऊपर मिल गया है, वैल्यू पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल ई की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/4πε0 dq/a² ऑफ कॉस ऑफ थीटा, लिमिट लगा देंगे -π/2, अपर लिमिट होगा +π/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। अभी इनको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब यहाँ डी क्यू जो चार्ज है ना, इनफिनिटली स्मॉल चार्ज है, अब डी क्यू को हमें लैम्डा के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखते हैं, तो अगर हम इनका इनफिनिटली स्मॉल डिस्टेंस डी एल मान लिए हैं तो उसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू होगा डी क्यू बाई डी एल, तो देन डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा ऑफ डी एल के बराबर होगा, ठीक है। अब डी एल को भी हमें यहाँ क्या करना होगा, एंगल के फॉर्म में लिखना है, डीएल को भी एंगल के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, अगर हम इतने छोटे के लिए देखें, मान लेंगे ये क्रॉस, ये जो सेक्शन है पॉइंट ओ पर इनफिनिटली स्मॉल एंगल डी थीटा यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, तो हम जानते हैं तो एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क डी एल और रेडियस ए, तो यहाँ से डी एल इज इक्वल टू होगा ए इंटू डी थीटा। अब डी एल की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए ऑफ डी थीटा, या डी क्यू की वैल्यू आ गई। अब डी क्यू की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो यहाँ से हमें ई नेट मिलेगा, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट +π/2, और इनका वैल्यू होगी 1/4πε0 और 1/a² लिख दे रहे हैं इनटू डी क्यू की वैल्यू स्टूडेंट्स ये पुट करते हैं लैम्डा ए डी थीटा, लैम्डा ए ऑफ डी थीटा, और अभी यहाँ पर cos थीटा बच रहा है तो इनटू cos ऑफ थीटा। अब यहाँ जो कांस्टेंट टर्म उनको बाहर निकालेंगे, जो कैंसिल होंगे इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आएगा ई नेट इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0, टर्म बाहर हो जाएगा, लैम्डा भी बाहर होगा, ठीक है, बाई ए बाहर होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट +π/2, और इंटीग्रेशन में बचेगा हमारा cos थीटा ऑफ डी थीटा बचेगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sin थीटा 1/4πε0 लैम्डा बाई ए, ये होगा sin ऑफ थीटा, लगा देंगे लिमिट -π/2 टू +π/2, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गया, ये हो गया हमारा ई नेट हो गया। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, अब इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट आ जाएगा 1/4πε0 लैम्डा बाई ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन π/2 माइनस माइनस प्लस साइन π/2, ये रिजल्ट बनेगा। तो आएगा ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा बाई ए 1 + 1, साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, दैट इज 1/4πε0 2 लैम्डा बाई ए, 2 काट सकते हैं यहाँ से, तो आएगा ई नेट इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा बाई ए। तो यही होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो स्टूडेंट्स अब ये आंसर किसका मैच कर रहा है, ऑप्शन में 1/2, ये ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सेम यही वाला ऑप्शन है, बट हमने ये यहाँ पर 1/2 बाई के फॉर्म में लिखा है, वो लैम्डा के फॉर्म में लिखा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, PYQ है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इसी सेम पैटर्न पर, बस खाली इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को कोई चेंज कर सकते हैं या रेडियस ओडियस चेंज कर सकते हैं। रेडियस जैसे ए है एक्चुअली दिए a/2 कर दिए हैं, कोई और PQRS कर देते हैं, तो रेडियस कोई भी चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन अगर देंगे तो डायरेक्ट आप लगा के इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये 2007 के पेपर का क्वेश्चन है, PYQ है 2000 पेपर, उस टाइम पर CPMT हो रहा था, वो अब नीट जाके हुआ है मेडिकल का। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर फिगर देखिए भूल गए बनाना, फिगर कुछ इस तरह से दिया है, ये सिलेंडर है और ये कह रहा कि क्या नाम है, हॉलो सिलेंडर है, चार्ज +Q कूलम विद इन इट इफ 5 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इन यूनिट वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी। तो कर्व सरफेस बी यहाँ पर इनका ये वाला है, ठीक है। तो कह रहा द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। अब जो इनका सरफेस बच रहा है ये ए और ये ए, इनका जो बेस वाला सरफेस बच रहा है ए, इनसे बेस इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना होगा, अब हमें वो फाइंड करना है। तो ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या आता है। तो ये इनका सिलेंडर है, गिवन है, और सिलेंडर के वॉल्यूम में नेट चार्ज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर गिवन है। ये इनका कर्व सरफेस बी है, ये सरफेस ए है, ये सरफेस ए है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम अगर हमें नेट फ्लक्स निकालना है, हमारा एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल बॉडी से लिंक्ड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर होता है फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ये होगा। अब यहाँ फाई नेट है, फाई 1 और फाई 2 और फाई 3 तीनों सरफेस का लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है। तो हम यहाँ मान लेंगे फाई 1 इनसे जो सरफेस ए से जो लिंक्ड है, फाई 1 को मान लेंगे फाई ए, और फाई 2 को मान लेंगे फाई बी, और फाई 3 को मान लेंगे फाई ए, क्योंकि ये और ये दोनों का सरफेस एरिया सेम होगा। और नेट फ्लक्स फाई ये गिवन है सवाल में, क्वेश्चन में वो फ्लक्स फाई गिवन है। और क्या गिवन है, एक मिनट, अ hollow cylinder has charge q coulomb within it if phi is the electric flux unit voltmeter associated with the curve surface b। सॉरी, ये फाई गिवन है बी से, जो यहाँ पर सरफेस बी है, सरफेस बी से लिंक्ड फ्लक्स फाई ये गिवन है, और प्लस फाई ए और ये फाई ए ये नहीं गिवन है, ये होगा हमारा फाई नेट, ये फाई क्या है नेट। और फाई नेट की वैल्यू हम रख देंगे किसके, क्या नाम है, गॉस के थ्योरम से। फाई नेट होगा यहाँ पर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनके चार्ज, इनके वॉल्यूम में नेट चार्ज कितना है, Q है। तो अब यहाँ पर देखिए फाई ए और फाई ए, यहाँ हो गया 2 फाई ए और प्लस फाई, ये हो गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ट्रांसपोज करेंगे इनको, तो आएगा 2 फाई ए इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ये बनेगा। अब फाई ए होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ए, यहाँ पर जो सरफेस इनका बेस वाला सरफेस है इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसी को हमें फाइंड करना था। फाई ए इज इक्वल टू हो गया 1/2, ये होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, यही इनका क्वेश्चन का आंसर है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये आंसर कौन से ऑप्शन से करेक्ट मेल खाता है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा इफ क्लोज इंटीग्रल ई डी एस वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर ए सरफेस 10। ये कह रहा अगर किसी सरफेस से क्लोज इंटीग्रल ई डी एस 0 है तब क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन से फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस होता है, ठीक है। डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट, अगर हम क्लोज सरफेस से निकालें तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्लोज सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम कहेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल और क्लोज्ड इंटीग्रल, तो हो गया फाई और क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये बनेगा। बट यहाँ ये कह रहा है 0, तो ई डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रल 0। तो यहाँ पर देखिए फाई की वैल्यू होती है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये 0 दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है कि Q भी 0 होगा, चार्ज इनसाइड द 0, ठीक है, चार्ज 0 होगा तभी ये 0 होगा। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में दिया ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस, ठीक है, कि सरफेस के अंदर में सारे चार्ज होने चाहिए, जो कि गलत है, जो कि गलत है, ठीक है। अगर सरफेस के अंदर सारे चार्ज रहेंगे तब 0 नहीं होगा, उस कंडीशन में नॉट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म, मतलब जो हमारा क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कह रहा है वो नेसेसरी भी यूनिफॉर्म। अब इनके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह से रहने चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म इक्विवेलेंट पैरेलल डिस्टेंस। तो ये भी सही ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा, और यूनिफॉर्म ठीक है। अगला कह रहा है द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन से एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट। ये कह रहा है जितनी फ्लक्स लाइन इसमें एंटर कर रही हैं उतनी फ्लक्स लाइन इनसे बाहर भी लीव कर रही, निकल रही। जैसे हम अगर हम कोई बॉडी ले लें, मान लीजिए सिलेंडर ले लें, सिलेंडर है, अब सिलेंडर के सरफेस नहीं, सिलेंडर नहीं,
हम मान लीजिए स्फीयर ही ले रहे हैं, ये क्लोज स्फीयर है। अब स्फीयर में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन साइड आ रही हैं उतनी ही बाहर भी निकल रही हैं। जैसे हम मान लीजिए हम इसको बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इसके अंदर जा रही है, ये बाहर निकल रही है, ठीक है। और ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें जितना एंटर कर रही हैं उतना ही क्या कर रही हैं, लीव कर रही हैं। तो इनसे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट फाई इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। नेट फाई इज इक्वल टू 0। कोई भी अगर क्लोज्ड बॉडी है, मान लीजिए क्लोज्ड बॉडी यही है, अगर इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही हैं, तो इनसे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। तो इसका एक एग्जांपल और भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना एंटर कर रही हैं उतना ही लीव कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर इनको देखें, प्लस चार्ज क्यू, तो चार्ज क्यू से इसमें सारे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बाहर निकलेंगे, तो इनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 वही कंडीशन में होगा जब जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एंटर कर रही हैं उतनी ही इससे बाहर निकल रही हैं। इस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर इनका ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तीसरा कह रहा है, हाँ इस वाले में 0 नहीं होगा, इस वाले नॉट इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ रहेगा। बट अगर इस वाले केस में देखा जाए, ये केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया है, तो इस वाले केस में 0 हो सकता है, हो जाएगा। इस वाले केस में भी 0 होगा, ये क्लोज सरफेस मान लीजिए, तो यहाँ भी फाई बराबर इस पे क्या होगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने एंटर कर रही है उतना यहाँ से लीव कर रही है। तो इनका ऑप्शन नंबर सी यही होगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर p is placed in uniform electric field vector E, then torque acting on it giving y। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर p है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उस पर कितना टार्क अप्लाइड होगा, स्टूडेंट टार्क इज इक्वल टू होगा p क्रॉस e होगा। टार्क इज इक्वल टू p क्रॉस e, दैट विल बी p e sin थीटा। तो यहाँ पर जो P क्रॉस E का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट कहीं ना कहीं आया हुआ है, PYQ का ही है, लिखना भूल गए हैं। ये क्वेश्चन तो 2023 में आया था, अभी लेटेस्ट में ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या रहा है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। अब देखिए पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होती है और उसकी डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। हम उस सरफेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका एक डेफिनेशन और हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जिसके किन्हीं दो पॉइंट पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दो पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, या दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का देखिए स्टूडेंट दो तरह का डेफिनेशन बन गया कि वो सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो, ठीक है, हम उसे कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये आउटवर्ड जा रहा है। अगर इस सरफेस का अगर हम सरफेस से देखें, सरफेस पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो ये होगा टेंजेंट लाइन हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट लाइन से बनाता है 90 डिग्री, तो यही हमारा हो जाएगा क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। इनका 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा फॉर्मूला इसमें होगा, देखते हैं इनको। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है। ये भी क्वेश्चन देखिए PYQ का ही है, 2-3 बार रिपीट किया है अलग अलग एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही है। तो यहाँ पर कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए क्वेश्चन है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनका जो प्लेट्स हैं, इनके प्लेट का जो यूनिफॉर्म जो एरिया है, एरिया दोनों का सेम है, ए और ए प्लेट एरिया दोनों का एरिया सेम है और बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी रहेगा, ठीक है। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज रहेगी तो एक नेगेटिवली चार्ज रहेगी। अब कह रहा है कि क्या नाम है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक, ये प्लस सिग्मा लिखेंगे इनको माइनस सिग्मा लिखेंगे, इनको ग्राउंडेड कर दिया जाता है जी से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर U बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ये होता है।
बट यहाँ पर देखो कोई ऑप्शन इस तरह से मैच नहीं कर रहा हाफ से वी स्क्वायर का। तो यहाँ जो C है ये C कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस C बराबर होती है वो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होती है। ये कौन से केसों में होती है? जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इन साइड में क्या हो, इन साइड में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो, वो एयर स्पेस हो, एयर हो या वैक्यूम हो, उस कंडीशन में ये होता है। अगर ये पूरा फुल हो गया होता डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से तो इसका कैपेसिटेंस C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी हो जाता। अगर ये इनके बीच का जो बीच में जो स्पेस है अगर ये पूरा कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के से फिल किया गया होता तो इस कंडीशन में फॉर्मूला ये लगाया जाता। और अगर पार्शियली फिल्ड होता तो C बराबर लगाते एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तब ये फॉर्मूला लगाते स्टूडेंट अगर ये पार्शियली फिल्ड होता। ठीक है, हमें यहाँ पर लगाना होगा ये वाला फॉर्मूला, इनके बीच में एयर आर वैक्यूम है, तो C की वैल्यू जब लगाएंगे तो U बराबर हो जाएगी हाफ, C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू वी। अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू ए इंटू डी होगा, ये वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर V स्क्वायर है तो V स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ई डी, दैट मीन्स ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, यहाँ से एक डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू डी। अरेंज कर लेंगे, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ए और डी, डी को एक साथ लिख देंगे। यही हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये स्टूडेंट इनका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर C मैच कर रहा है। ठीक है, अब इसी पर एक क्वेश्चन और आगे बढ़ा सकता है। अगर ये पूछ लिया कि इनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इनकी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो है वो एनर्जी डेंसिटी भी पूछ लेता सवाल। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इज इक्वल टू कितना होता है? तो अगर एनर्जी डेंसिटी पूछता है तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u। तो अब ये एनर्जी स्टोर जो है u की वैल्यू कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ए इंटू डी। अब देखिए ए इंटू डी जो है, ए यहाँ पर इनका प्लेट का एरिया है और डी प्लेटों के बीच का सेपरेशन है, डिस्टेंस है। तो ए इंटू डी मिला के ही बना लेगा कितना? वॉल्यूम। और अपान में वॉल्यूम V की वैल्यू हम लिख सकते हैं A इंटू डी, तो ए डी कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ एनर्जी डेंसिटी U की वैल्यू आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। ये इनका आंसर हो जाएगा इस वाले केस में, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो इसी वाले फॉर्मूले से आप दो क्वेश्चन कर सकते हो, एक ये वाला, और अगर केवल एनर्जी पूछा है तभी अप्लाई करेंगे, और अगर दे दिया एनर्जी डेंसिटी तो आप वॉल्यूम से डिवाइड करके एनर्जी डेंसिटी आप निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। ये कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर हैविंग रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर। ये कह रहा अगर एक हमारे पास आइसोलेटेड स्फीयर है, ये आइसोलेटेड स्फीयर है और इसका जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, ये रेडियस इज इक्वल टू है रेडियस ऑफ अर्थ के दिया है। तो अब कह रहा अगर ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है तो कह रहा इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इस टाइप का जो आइसोलेटेड स्फीयर है इनका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C बराबर, देखिए कोई भी स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटर का जो फॉर्मूला आइसोलेटेड है तो उनके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ई होता है। आर ई मतलब केवल आर रहेगा, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ जब सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 होती है। तो अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें, इसी को पलट देंगे तो आएगा 1/9 10⁻9। यहाँ पर r जो दिया है 6400 किलोमीटर दिया है, तो इंटू कितना 10⁻3 कर देंगे। अब स्टूडेंट इसको पूरा सॉल्व करेंगे, C की वैल्यू आएगी 711 माइक्रो फैरड, 711 माइक्रो फैरड, ये स्टूडेंट्स आएगा इनका आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये है 711 माइक्रो फैरड। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और सारे के सारे इंपॉर्टेंट PYQ हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नीट के भी हैं, जेईई मेंस के का 2 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया गया है।
तो बस आप लोग आप मैक्सवेल बेस ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। मैक्सवेल बेस का मतलब होता है जीत, जान लीजिए। आप डेडिकेट होकर पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए और क्वालिफाई करिए। तो इसमें सारे क्वेश्चन, मॉडर्न क्वेश्चन इतना सारा हो गया, 20 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगले स्लाइड में, और उसमें भी हम थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का भी वाईक्यू उसमें रखेंगे। और इस वीडियो को आप अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अधिक से अधिक लोग पढ़ाई कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट फॉर सपोर्ट फिजिक्स तक 9। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग फिजिक्स तक 9।